नमस्कार। आज मैं फिर अपने परिवार किस्सा गोई परिवार के सामने उसी दौर की एक और घटना लेकर आया हूं जो आपसे साझा करूंगा। उसी दौर का मतलब आप समझ गए होंगे। ये वो दौर था जब अपराधी दोनों अपने चरम पर थे। प्रदेश की राजधानी, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल था उस समय में, इतने बड़े प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह के वीभत्स अपराध हुए और अपराधियों का बहुत कुछ पुलिस नहीं कर पाई, ऐसी ढेर सारी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं। हालांकि हमारे परिवार के सदस्यों का ये कहना है कि साहब इस तरह के अपराध की घटनाएं न सुनाएं या इसमें बहुत अच्छा नहीं लगता, जिसका अंत पता नहीं होता। तो अपराध का अंत तो मैं बता ही रहा हूं आपको, लेकिन कोई जरिया नहीं है उसके ट्रायल का अपडेट, सजा हुई कि नहीं हुई। आप सोचिए ना, 25 साल पहले की घटनाओं का जिक्र, कोई रिकॉर्ड नहीं कहीं, सब कुछ मैनुअल रखा जाता था। थानों पर मैंने बहुत बार कोशिश की, अपने सेवानिवृत्ति के बाद करीबन 5 महीने तक जानने की कोशिश की, लेकिन किसी भी अपराध के बारे में, सिवा उनके जो पीड़ित थे, सिवा इनके उनके जो उस ज़माने में हमारे सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे, रिटायर हो गए हैं, जो सीनियर थे रिटायर हो गए हैं, कुछ एकदम रिटायरमेंट के कगार पर हैं, सिवा उनसे जिन्होंने पैरवी की पुलिस वालों ने, और किसी घटना के बारे में कोई बात पता नहीं लगी उस ज़माने की। बाकी 2012-13 के बाद की सारी घटनाओं के अपडेट्स मैंने आपको 300 के पहले के एपिसोड्स में दे रखे हैं। हम सीधे आज की घटना पर आते हैं। आज का वाकया है 3 जून 1998 का। 3 जून 1998, जिला लखनऊ, राजधानी उत्तर प्रदेश की, थाना शहादतगंज। पुराने शहर का बहुत पुराना थाना है शहादतगंज, बहुत पुरानी लोकेलिटी है। थाने की एक चौकी है, चौकी बावली। चौकी बावली के माता दीन रोड पर रहने वाले प्रेम वाजपेयी गिरते पड़ते बदहवास थाने पर पहुंचे। वक्त था दिन का 2 बजे, लगभग 2 बजे की बात है। प्रभारी निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर इंचार्ज यानी एसएचओ निर्भय सिंह तोमर उस समय अपने कक्ष में थे थाने पर। बहुत घबराए हुए प्रेम वाजपेयी ने कहा कि सर गजब हो गया, मेरे पड़ोसी अनिल गुप्ता के यहां डकैती पड़ गई। निर्भय तोमर ने कहा कि पड़ गई कि पड़ रही है? उन्होंने कहा साहब डकैती पड़ गई। उन्होंने कहा चौकी पे क्यों नहीं गए? बोले साहब मेरी पूरी बात तो सुन लें। मैं चौकी पर भी गया, चौकी बावली पर, वहां कोई भी सिपाही या दरोगा मौजूद नहीं था। चौकी इंचार्ज के कमरे में ताला बंद था, पूरा कैंपस खाली था। वहां से फिर मैं पैदल भाग के थाने पर आपके पास आया हूं। निर्भय तोमर ने कहा बताओ क्या बात हुई है? उन्होंने कहा साहब अनिल गुप्ता के यहां अभी डकैती पड़ी है और डकैतों ने उनके पूरे परिवार को मार भी दिया है। इंस्पेक्टर निर्भय तोमर ने फिर बेअंदाज होते हुए कहा कि तुमको किसने बता दिया मार दिया है? उन्होंने कहा साहब मेरे ठीक पड़ोसी हैं, मेरे पास आए। उन्होंने कहा साहब गजब हो गया, हमारे घर में बड़ी बीभत्स घटना हो गई। मैं उनके साथ गया, मैंने उनकी पत्नी और बच्चों की लाश फर्श पर पड़ी देखी। इतनी देर में अनिल बेहोश हो गए। मैं भाग के चौकी गया और चौकी के बाद आपके पास आया हूँ। जैसे ही उन्होंने सुना कि अरे परिवार को मार दिया डकैतों ने, कूद के कुर्सी से गाड़ी पर बैठे और सीधे बावली चौकी के पास बावली चौकी के पास माता दीन रोड पर वो अनिल गुप्ता के मकान पर पहुंच गए। शहादतगंज, बावली चौकी और माता दीन रोड, जो लोग पुराने शहर के हैं लखनऊ के, वो अच्छी तरह जानते होंगे। सब अच्छे लैंडमार्क हैं पुराने लखनऊ के।
जिन लोगों को नहीं आइडिया है तो मैं बता दूं कि जो ओरिजिनल लखनऊ जिसे कहा जाता है, पुराना शहर जिसे कहा जाता है, घनी आबादी वाला बेतरतीब बेतरतीब बसा हुआ जो शहर है, उसके जो इलाके हैं वो हैं कैसरबाग, अमीनाबाद, चौक, बाजार खाला, शहादतगंज और वजीरगंज। इसको मूल लखनऊ कहा जाता है, ओरिजिनल लखनऊ कहा जाता है। यहाँ पर अवध के तमाम उस समय के नवाबों, अलग अलग रियासतों के जो नवाब थे, उनकी कोठियाँ हैं। गलियों में कूचों में कोठियाँ मिलेंगी। कुछ उनके वजीरों और कुछ उनके सिपह सालारों की भी कोठियाँ हैं। उस जमाने के बड़े जो संगीत के मर्मज्ञ हुआ करते थे राजघराने के, उनकी भी कोठियाँ हैं। जो लोग इस इलाके के रहने वाले हैं उन्हें पता है कि उस पुराने ज़माने की कोठियाँ जो लाखौरी ईंटों की बनी हुई हैं। लाखौरी ईंटों के बारे में भी अगर आपको जानकारी होगी कि लगभग 100 साल हो गया लाखौरी ईंटों से जो चिनाई होती थी या उसके जो मकान या बड़े बड़े महल बने थे, वो 100 साल पहले के ही हैं। 100 साल के बाद तो मॉडर्न ईंटों से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। मॉडर्न ईंटों का जो इस समय आप देख रहे हैं, जो वर्तमान में जो ईंटें हैं, जो करीब 7.5 इंच लंबे, 3.5 इंच ऊंचे और 3.5 इंच चौड़े होते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ है। उसके बाद से ये ब्रिटिश ब्रिक्स भी इन्हें कहते हैं या अंग्रेज़ी ईंट भी इसे कहते हैं। लेकिन 100 साल पहले वो जो देशी ईंटें थीं उनको लाखौरी ईंटें कहते हैं, क्योंकि वो लगभग लगभग रेक्टेंगुलर होती थीं। और कहीं कहीं पुराने शहर में ही, चूँकि बहुत ढेर सारी बिल्डिंगों पे नज़र पड़ती थी हम लोगों को, कुछ खंडहर हो गई हैं, कुछ बस गई हैं, कुछ को तोड़ के लोगों ने वहाँ बड़े अपने मकान बना लिए हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ये पुराने मकान आज भी इन्हीं सब इलाकों में मौजूद हैं। लाखौरी ईंटों की जो मोटाई होती थी बहुत पतली होती थी। वो 18-19 mm की उनकी मोटाई होती थी और कभी कभी वो 15 सेंटीमीटर के स्क्वायर में होती थी। कभी कभी 15 और 10 सेंटीमीटर उनकी लंबाई चौड़ाई हुआ करती थी, लेकिन पतली यानी उसकी ऊंचाई सिर्फ 18-19 mm की हुआ करती थी। ऐसी घनी आबादी में, ऐसी पुरानी बसी हुई लोकेलिटी में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध, जो पुराना नाम था ब्रिटिश का, उसका कैपिटल लखनऊ, वर्तमान उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मिला के कैपिटल लखनऊ, और उसकी भी ये पुरानी बिना तरतीब के बसी हुई पुरानी लखनऊ के शहर में दिन में 1 बजे किसी के घर में डकैती पड़ जाए। और ऐसा नहीं था कि उस जमाने में कि ये पहली डकैती थी। जो लोग उस इलाके के बाशिंदे आज भी हैं वो जानते होंगे कि महीने में 1-2 डकैतियाँ इस पूरे इलाके में, इस पूरे पुराने शहर के इलाके में ज़रूर पड़ जाया करती थी। हाउस रॉबरी होती थी या डकैती हुआ करती थी। जो डकैतों के लिए डकैत इसे क्यों टारगेट करते थे उसका कारण था कि पुराने रईस, लखनऊ, नवाबी लखनऊ के पुराने रईस, सर्राफा के सबसे बड़ी मंडी उस ज़माने में सेंट्रल यूपी में हुआ करती थी। उसके सारी सर्राफा के बड़े बड़े जो सर्राफा हैं उनके मकान, पुराने मकान, नए मकान और बड़े बड़े सर्राफा की मार्केट, ये सब इसी इलाके में स्थित हैं। और इसीलिए डकैत ज़्यादा माल, पुराना माल, ज़्यादा धन के चक्कर में इसी इलाके को टारगेट किया करते थे। निर्भय सिंह तोमर जब मौके पर पहुंचे तो उनको भी वो मंजर देख के हिल गए। ड्राइंग रूम में उनकी पत्नी की नग्न लाश, थोड़ी दूर हटके उनकी 9 साल की बेटी सोनल की लाश। पत्नी की उम्र 28 साल थी, उसका नाम अंजू गुप्ता था, और बेटी की उम्र 8 साल थी, नाम था सोनल। इन दोनों की धारदार हथियारों से हत्या हुई थी। लेकिन 3 साल का उनका पुत्र शुभम घटना के वक्त बाथरूम में था।
लेकिन घटना उसको जो शोर शराबा जो कुछ भी सुनाई पड़ा होगा, वो इतना डर गया कि उसी में चुपचाप बैठा रहा। अनिल गुप्ता लंच के समय में करीब पौने 2 बजे के आसपास अपने घर पहुंचे। ये उनका टाइम था, दोपहर के समय खाना खा के फिर तुरंत अपनी दुकान पर निकल जाते थे। जब वो मंजर देखा, उन दोनों की लाश घर में देखी, तो उन्हें ध्यान आया कि शुभम कहाँ है। उन्होंने जोर जोर से जब शुभम को आवाज़ लगाई, तो शुभम बाथरूम के भीतर से चिल्लाने लगा। बाथरूम से उसको बाहर निकाला गया और वो भी वो मंजर देखकर कांप गया, बिल्कुल उसकी रूह कांप गई। वो पिता से लिपटा रहा। निर्भय सिंह तोमर और तमाम फोर्स जब वहाँ पर एसपी सिटी लखनऊ जो सीओ चौक थे वो, सीओ शहादतगंज थे वो, और सारे पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन शुभम एक भी शब्द या एक भी बात बता नहीं पा रहा था, अपने पिता से चिपका हुआ था। प्रेम वाजपेयी ने बताया कि जैसे ही ये घर आए हैं, इन्होंने दरवाज़ा खोला है तो इनकी चीखें निकल गईं। ये बदहवास हमारे दरवाजे पर आए, दरवाज़ा पीटा, बोले 1 मिनट हमारे साथ आइए। मैं भाग के गया और मैंने जब ये मंजर देखा, इस बीच में वो बेहोश होकर गिर पड़े थे। इसीलिए मैं भाग के पहले चौकी और फिर थाने गया था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। लाश का पंचायतनामा किया, दोनों का पोस्ट सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गंभीर घटना थी। जैसे ही बाजार को पता लगा, बहुत बड़ी बाजार है वहाँ की, ओल्ड सिटी की बड़ी बाजार है, बाजार खाला और सादतगंज। जैसे ही ये कानो कान खबर पहुँच गई कि अनिल गुप्ता की पत्नी और उसकी बच्ची की हत्या होकर, और पूरा मकान तहस नहस, कोई अलमारी, कोई संदूक, बड़ी वाली संदूक जिसमें रजाई गद्दे होते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको तोड़ा न गया हो और जिसका सामान बाहर फर्श पर फेंका न गया हो। कोई भी जो सर्राफा का घर था, ज़रूर उनके पास सोना चांदी रहा होगा। हो सकता है उनके पास कोई पुराना उनके पत्नी के जेवरात रहे हों, पैसा रहा होगा। एक भी चीज़ नहीं मिली। एक एक चीज़ जिसको कहते हैं ना कि राई तक को उन्होंने ढूंढ कर निकाल लिया और अपने साथ ले गए। पूरा बाजार बंद हो गया। 2 बजे, सवा 2 बजे जैसे ही पुलिस आई, लोगों को खबर हुई, और उस समय कानो कान खबर होने की ही बात थी कि एक दूसरे के स्प्रेडिंग बाय माउथ, और कोई तरीका नहीं था। 1 घंटे में पूरे बाज़ार को पता लगा और पूरा बाज़ार बंद हो गया। सर्राफा के परिवार की हत्या हुई थी। सर्राफा बाज़ार भी वहीं पर है, बहुत बड़ा सर्राफा बाज़ार है। तो सड़कें जाम कर दी गईं। एसएसपी भी पहुँचे। नए नए एसएसपी उस समय आए थे, ओपी सिंह साहब, जो अभी साल भर पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी होकर रिटायर हुए हैं। वो भी मौके पर पहुँचे। व्यापारियों से बातचीत की गई और ये कहा गया कि आप परेशान न हों, हम असली मुलजिमों को पकड़ेंगे और उनको दंड दिलवाएंगे। तब जाकर जो जाम किया गया था बाज़ार, वो खुला और फिर पुलिस ने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने 3 साल के शुभम को बहला के, फुसला के, उनके पिताजी से आग्रह करके जानने की कोशिश की कितने लोग थे, लेकिन शुभम भीतर था। शुभम को सिर्फ एक चीज़ याद थी कि किसी महिला की भी आवाज़ आई थी। ये उसका भ्रम था, या अपनी बहन या माँ की आवाज़ सुन के वो ऐसा कंफ्यूज हो रहा था। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता पाया। घटना के समय वो बाथरूम में था, और घटना के बाद जब उसके पिता ने आवाज़ दी तब वो बाहर निकला। 3 साल के बच्चे को वैसे भी बहुत मुश्किल होता है 3 साल के बच्चे से इस तरह की बातें पूछना, जब उसने अपनी माँ और बहन की लाश अपनी आंखों से देखी हो। आज की घटना मैं बार बार जोर देकर उस दौर की घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ, सिर्फ ये एहसास कराने के लिए कि आपके दौर और उस दौर में क्या फ़र्क था। मैंने अपनी आँखों से, अपने कार्य में, अपने कैरियर में इन दोनों
दौर को अच्छी तरह देखा भी है, सुना भी है, भुगता भी है और जिया भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी एहसास करें कि कैसा दौर था उस समय। अब आप सोचिए कि डकैतों ने कम से कम 1 घंटे लूटपाट की होगी। 1 घंटे से कम नहीं लगा होगा। इतनी सारी अलमारियां, पुराने संदूक, पुराने-पुराने जो बर्तन के लोग बर्तन रखते थे बक्सों में, सारे बर्तन, सब कुछ फर्श पर। और उस ज़माने में चूँकि इस तरह की घटनाएँ होती थीं, तो लोग बहुत कीमती सामान या रुपया कपड़ों के बक्से में, रज़ाई गद्दे के बक्से में, अनाज में, घर में जो गेहूँ चावल होता था, उसमें नीचे पोटली में छिपा के रखते थे कि किसी की नज़र न पड़े। सारा अनाज जितना रखा हुआ था वो फर्श पर, सारे कपड़े सब फर्श पर, सारी अलमारियाँ, सारे संदूक, बड़े संदूक, रज़ाई गद्दे के संदूक, सब कुछ बाहर तहस-नहस। 1 घंटा ज़रूर लगा होगा। लेकिन ठीक सटे हुए मकान बहुत दूर-दूर तक, कोई मकान में गैप नहीं। सामने की गली में भी 5 फीट 6 फीट की गली के 2 लोग 3 लोग ही आ जा सकते हैं। बड़ी गाड़ियों का आना मुश्किल होता है। पूरी सड़क खाली कराइए तब गाड़ियाँ आएँगी। सामने के जो मकान हैं गली के उस तरफ, सड़क के उस पार, उनको भी किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई। पीछे से सटा हुआ मकान, अगल-बगल में, वाजपेयी जी का बगल में, इस तरफ बगल में, किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई। 1 घंटे तक वहाँ पर अलमारियाँ, बक्से तोड़े जाते रहे। पत्नी को मारा गया होगा, ज़रूर कुछ न कुछ हल्ला हुआ होगा। मौके पर जो घटनास्थल था उसको देख के लगता था कि बदमाशों से पत्नी ने उनकी संघर्ष किया होगा। अंजू गुप्ता, जिनकी उम्र 28 साल थी, जवान महिला थी, ज़रूर उसने संघर्ष किया होगा। और लाश देखने के बाद ये भी पुलिस ने तय किया कि संभवतः महिला के साथ दुराचार हुआ है और पोस्टमार्टम के बाद ही ये बात क्लियर हो पाएगी। लेकिन मौके पर देखने से स्पष्ट हो रहा था कि महिला के साथ बलात्कार भी किया गया है। लोगों से पूछताछ के आधार पे कि साहब इतने लोग यहाँ से निकले, किसी ने बताया हाँ साहब तेज़ी से गए हैं, किसी ने बताया हाँ साहब एक झोला इनके पास था। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातों से पूछताछ के आधार पे ये पता लगा कि बावली चौकी वाली गली से निकलकर कम से कम 8-9 गलियां पार करके, बहुत घुमावदार गलियां हैं, वो विक्टोरिया स्ट्रीट पर आए होंगे। विक्टोरिया स्ट्रीट से वो चौक वाले चौराहे पर और फिर वहाँ से हरदोई रोड पर निकल गए। हरदोई रोड वहाँ सबसे पास है शहर से बाहर निकलने का रास्ता। उससे भी पुलिस कयास लगाती रही कि बदमाश हरदोई की तरफ से आए थे, कि बदमाश लोकल थे। तरह तरह की बातें लोगों से पहचानने की कोशिश, मुखबिरों की फ़ौज खड़ी की गई, लेकिन पता कहीं नहीं लगा। इन 8-10 गलियों से निकलकर हरदोई रोड तक जाना, इस पूरे स्ट्रेच में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। एक भी का मतलब एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था उस ज़माने में। और मेरी जानकारी, चूंकि मैं लखनऊ में ही था तैनात उस समय, मेरी जानकारी के हिसाब से एक भी सीसीटीवी फुटेज इस घटना के बदमाशों की उपलब्ध नहीं थी। आज आप उसी इलाके में, उसी रास्ते में जिधर से वो निकले थे निकल जाएं, हर दूसरे या तीसरे मकान पर आपको सीसीटीवी कैमरा दिख जाएगा। हर आदमी अब इसका प्रयोग करता है। कोई घटना करके 10 कदम चलने वाला भी व्यक्ति किसी न किसी सीसीटीवी में कैद हो जाता है। बदमाश भी जान जाते हैं, बहुत डेयरिंग हो तो बात अलग है, वरना इस तरह से क्राइम करके और बिना पहचान के या बिना पहचाने हुए या बिना किसी सीसीटीवी में आए हुए कोई उस इलाके से निकल नहीं सकता है। अगर ये मान लिया जाए कि पड़ोसियों, गली के सामने वालों या पीछे वालों को संदूक, अलमारियों और बक्सों के तोड़ने और खटखट की आवाज़ आई भी होगी, तो मारे डर के, एक तो डकैतों का डर कि ऐसा न हो हम हल्ला करें, बाहर निकल कर झांकें, उनको शक हो जाए कि मैंने आते जाते देखा है, हमारे घर में घुस आएं, एक तो ये डर। दूसरा ये डर
कि अगर इनसे बच जाएंगे तो पुलिस पूछताछ के नाम पर कई कई दिन परेशान करेगी। मोबाइल फ़ोन किसी के पास थे नहीं, इसलिए वो खामोश ही रहे। अगर उनको पता भी लगा होगा तो वो बिल्कुल खामोश रहे। क्योंकि पूरा इलाका, पूरा शहर, या उस ज़माने में जो भी पुलिस से साथ था, जिसका पड़ा होगा, वो जानते होंगे कि अगर पुलिस को ज़रा सा भी आइडिया हो जाए, क्योंकि और कोई संसाधन था नहीं कि सीसीटीवी में पहचान लेंगे, वहाँ से निकलने पर पता लग जाएगा, लोकेशन हम पता कर लेंगे। एक ही तरीका था कि ये आते जाते किसने देखा। अगर आइडिया लग जाए कि फलां आदमी ने आते जाते देखा है और बोल नहीं रहा है, तो फिर उससे वही 4-5 सवाल रिपीट होते थे। कितने लोग थे, क्या पहने थे, कितनी उम्र लग रही थी, अगर एक शब्द भी बोले हैं तो किस तरह की भाषा थी, लोकल थी कि बाहर थी, पूर्विया थी कि पश्चिम की थी। और एक आदमी नहीं पूछता ये, मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले तो अगर पता लग जाए सब पड़ोसी गए थे तो आपने क्या देखा, उधर वाले गए थे तो आपने क्या देखा। तो वही सवाल बीट का कांस्टेबल पूछता है, फिर वही चौकी इंचार्ज पूछता है, फिर वही सवाल इंस्पेक्टर पूछता है, फिर थाने पर बुला के सीओ साहब कहीं अगर मशरूफ़ हैं किसी दूसरे काम में तो वो 1 घंटे बाद आएंगे तो चौकी पे बुला के वो पूछताछ करेंगे। फिर एसपी सिटी साहब आएंगे तो वो यही सवाल पूछेंगे, सारे लोग एक ही तरह के सवाल पूछेंगे। फिर एसएसपी साहब आएंगे, वो पूछेंगे। फिर अगर घटना बहुत गंभीर है तो डीआईजी या आईजी भी आएंगे तो वो भी पूछेंगे। तो वो केवल इस जानकारी को बताने के लिए कि नहीं साहब मैंने देखा तो नहीं, लेकिन इधर से 3 आदमी निकल रहे थे, उधर 3 आदमी जा रहे थे, इसको बताने के लिए वो 3 दिन तक थाने पर बैठाया जाएगा। इस फजीहत से बचने के लिए उस ज़माने में कोई ये भी नहीं बताता था कि नहीं साहब हमने जाते हुए देखा है, 3 आदमी थे या 4 आदमी थे या 5 आदमी थे। 395 आईपीसी यानी डकैती की धाराएं, और अगर डकैती में मर्डर किया गया हो तो 396 आईपीसी की धाराओं में ये मुकदमा लिखा गया था अनिल गुप्ता की तरफ से। अगर आज के दौर में ये घटना हो जाए तो आस पड़ोस का, पीछे का, सामने का, अगर उसको ज़रा सा भी खटखट होगी तो वो ज़रूर 112 नंबर डायल करेगा। 100 नंबर जिसे कहते थे, वो इंटरनेशनली जो नंबर जारी किया गया है सारे देशों में, वो 112 है, इसलिए 100 को यहाँ भी 112 में चेंज कर दिया गया अपने देश में। तो ये है कि उस ज़माने में किसी के पास कुछ नहीं था। आज के ज़माने में हुआ होता तो फ़ोन कहीं न कहीं कोई न कोई कर लेता। आप सिर्फ अगर बावली चौकी से शहादतगंज के बीच में जाएँ, उन गलियों के बीच में से, तो आज की तारीख में 100 आदमी अगर उसमें आपको दिख जाएँ तो 80 के हाथ में मोबाइल होगा। और कहीं छोटी-सी मारपीट की भी सूचना किनारे हट के फ़ौरन लोग डायल 100 को बता देते हैं। इस घटना में मेरी जानकारी में बहुत दिनों तक डकैतों का कुछ पता नहीं लगा था। तमाम अखबार इसको बराबर लिखते रहते थे कि माँ बेटी के हत्यारों का, डकैतों का सुराग नहीं लगा पाई पुलिस बहुत दिनों तक। लेकिन जरूर कभी न कभी इसमें से 2-3 लोग, इस घटना में 2-3 लोग जेल भेजे गए होंगे, ये कह के कि साहब ये घटना में थे, उनसे 1,500 रुपये रिकवर होगा, सोने की 1-2 छोटी मोटी चीज़ें रिकवर होंगी और वो जेल भेज दिए जाएंगे। अनिल ज्वेलर्स की दुकान शायद आज भी होगी। मेरा किस्सा गोई परिवार बहुत बड़ा है और लखनऊ के बहुत ढेर सारे लोग अपने कमेंट्स भी लिखते हैं, अपने बारे में बताते भी हैं, और बहुत से हमारे बहुत ही रेगुलर व्यूवर हैं किस्सा गोई परिवार के, जो लखनऊ के हैं। मैं अपेक्षा करता हूं अपने परिवार के सदस्यों से कि अगर किसी की अनिल गुप्ता से कोई जान पहचान हो या आप उस इलाके में रहते हों, क्योंकि अगर आप 30-32 साल के हैं तो हो सकता है आपको इस घटना का पता भी ना हो। 24 साल पहले की, 23-24 साल पहले की घटना है। आप यंगस्टर्स हैं तो आप ज़रूर इनका पता करें, अनिल गुप्ता का पता करें, और अगर आप अपडेट इसका पता कर देंगे कि आखिरकार ट्रायल में क्या हुआ, मुकदमे का क्या हुआ, सही लोग पकड़े गए थे कि गलत लोग पकड़े गए थे,
छूट गए, बाइज्जत बरी हो गए, या फिर उनको सज़ा हुई। जैसे पिछले केसेस में हमारे किस्सा गोई परिवार के बहुत ही सुधी श्रोताओं ने, देखने वालों ने तमाम केसेस के बारे में अपडेट्स दी हैं, बनारस की घटनाओं का खासकर सबके बारे में बताया, कौन कौन मारा गया, कौन पकड़ा गया, कौन कौन छूट गया, ये सब भी बातें बताई। लेकिन मेरा भी इंटरेस्ट है कि अगर ये पता लग जाए तो मैं अपने परिवार के उस सदस्य का बहुत आभारी होऊंगा। उस दौर के अपराध और अपराधियों का आप अंदाज़ा लगाइए, उसे मन से देखने की कोशिश करिए। और आज के दौर के लोग जो 30 साल से ऊपर के हैं, 30 साल से नीचे के हैं, ऊपर के नहीं, ऊपर वाले का धन्यवाद करिए कि आपने वो दौर नहीं देखा है, क्योंकि अब ये घटनाएं रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में हैं। और आप धन्यवाद करिए इंटरनेट युग का, आप धन्यवाद करिए मोबाइल फ़ोन का, आप धन्यवाद करिए टेक्नोलॉजी का, और धन्यवाद करिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स का कि आपको इस युग में इस तरह की घटनाएं, इस दौर में इस तरह की घटनाएं देखने और सुनने को नहीं मिलती। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही, और इस अपेक्षा के साथ कि इस बार लखनऊ के हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं जो देखते हैं, वो इसका पता करके हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं परिवार के सभी सदस्यों को अपडेट कर सकूं। कल इतवार है, कल मैं फिर 9 बजे लाइव आऊँगा उन सभी लोगों का धन्यवाद देने के लिए जिन्होंने अंग्रेजी चैनल शुरू करने के लिए, और हरीश मोहन जी का खासकर धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अब तक 5 के 5 एपिसोड अंग्रेजी में करके और उसकी कॉपी हमें मेल कर दी है। तो हमें 5 और दूसरा, कल मैं ये भी जानना चाहूँगा, बहुत से लोगों ने ये लिखा है कि आप इंग्लिश चैनल मत शुरू करिए, क्योंकि फिर इसमें से आप कटौती करेंगे, समय की कटौती करेंगे, या दोनों को करना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किस्सा गोई का जो ये वर्तमान स्वरूप है, इसको कहीं से काटा छाँटा जाए, या इसमें कोई कमी रह जाए ज़्यादा वर्कलोड के चक्कर में या ज़्यादा दिखाने के चक्कर में। कुछ लोगों ने तो बहुत स्पष्ट ये भी लिखा कि साहब, आपके मन में अगर ये है कि इससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या इसका वो बढ़ेगा, तो इस चक्कर में हमारे इस सीरीज़ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं यकीन कराता हूँ कि कतई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये सिर्फ़ एक मन में मेरे ये कष्ट था कि जो हिंदी भाषाभाषी लोग हिंदी नहीं हैं, उनको समझने में कष्ट हो रहा है, और वो बार बार लिख भी रहे हैं, रिप्लाई में लिख रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं, मेल में लिख रहे हैं। तो मैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए इंग्लिश में कोशिश करूँगा। नहीं चलेगा बंद कर दूँगा, नहीं पसंद आएगा बंद कर दूँगा, नहीं समझ में आएगा बंद कर दूँगा। लेकिन कल आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि उसको तो प्रतिदिन अपलोड करना मुश्किल काम है, क्योंकि दो स्टोरीज़ एक साथ एक दिन में अपलोड करना, क्योंकि इसे तो मैं हर दिन अपलोड करता हूँ, चाहे संडे हो चाहे छुट्टी का दिन हो, और करूँगा भी आगे। तो ऐसे में आपकी राय इस बात पे भी कि हफ्ते में 1 दिन रखा जाए, हफ्ते में 2 दिन रखा जाए। और एक बात मैंने आप लोगों की मान ली, 90% लोगों ने यही कहा है कि नया चैनल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी में आप अंग्रेजी रूपांतरण जो उसका है, अगर अंग्रेजी में जो आपने उसको ट्रांसलेट किया है या कराया है, उसको इसी चैनल के माध्यम से दिखाइए। आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए कल अंतिम बार इस संबंध में आपसे राय मशविरा करूँगा। कुछ नाम जो बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, उनका जिक्र करूँगा। उनमें से भी जो सब अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, आप हमें बताइएगा, ताकि मैं अगले हफ्ते से अंग्रेजी के इसका शुभारंभ कर सकूं, अंग्रेजी की किस्सा गोई का शुभारंभ कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।